पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी हैं और बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम की डेट आप सभी को पता है, कब से हैं आपके एग्ज़ाम? 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपके पास बहुत कम टाइम है। जो भी पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट्स हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, तो वो अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आपको पता है व्यापम की तरफ से डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आपके फॉर्म फिल करने की डेट क्या है? 15 सितंबर से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 सितंबर। तो 15 सितंबर से 29 सितंबर तक आपको फॉर्म फिल करना है और जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 30 अक्टूबर। बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास और आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना है। और इसमें वैकेंसी कितनी है? 7,500 इसमें वैकेंसी आई हुई है और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कि आप 10th पास हो और एज क्राइटेरिया है आपका कि मिनिमम आप 18 वर्ष के हो, मैक्सिमम 33 इयर्स। महिलाओं के लिए SC ST OBC के लिए कुछ छूट दी गई है, तो 38 इयर्स तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ये 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फ़ेज़ है आपका रिटन फ़ेज़। जो पहला फ़ेज़ है ये कैसा फ़ेज़ है? ये रिटन फ़ेज़ है, ये लिखित एग्ज़ाम होगा। और जो दूसरा फ़ेज़ है ये है आपका फिजिकल, और दोनों ही फेज 100 मार्क्स के होंगे। पहला फेज भी आपका 100 मार्क्स का है एंड सेकेंड फेज भी आपका 100 मार्क्स का है। टोटल जो आपका ये एग्ज़ाम होगा ये होगा 200 मार्क्स का। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो ये हमारी क्लास होगी, आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, वो हमारी क्लास है जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की। जो आज की हमारी क्लास है ये है जनरल नॉलेज, ग्रीन पेन से लिखते हैं, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करेंट अफेयर्स हो, MP GK हो, इंडिया का GK हो। तो जनरल नॉलेज में एक बहुत ज़्यादा ये डाइवर्स है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाती हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। इसीलिए हमने जनरल नॉलेज के लिए 1000 क्वेश्चन की MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है। आज से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। हम 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, 1000 क्वेश्चंस विद फैक्ट्स। एक क्वेश्चन के साथ हम 4-5 फैक्ट्स देखेंगे, तो इसके साथ आपके 1000 क्वेश्चन के साथ लगभग आपके 10 से 20 हज़ार क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है कांस्टेबल का सेट नंबर 1, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? जो भारत के राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि ये किस बेसिस पर पूछा गया है, क्षेत्रफल के बेसिस पर पूछा गया है या जनसंख्या के बेसिस पर। तो सबसे पहला काम हमें एग्ज़ाम में जो करना है कि हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है। छोटी सी यदि गलती होती है तो इससे हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। हमें सावधानीपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत का आपको राज्य बताना है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप लोग क्या है इसका आंसर। ऑप्शन A उत्तर प्रदेश, ऑप्शन B राजस्थान, ऑप्शन C मध्य प्रदेश और ऑप्शन D महाराष्ट्र। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर। राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको प्रमुख राज्य पता होने चाहिए, जैसे सबसे बड़ा है राजस्थान और दूसरे नंबर पर है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, और तीसरा सबसे बड़ा है महाराष्ट्र एंड फोर्थ वन है आपका उत्तर प्रदेश। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश एंड तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। राजस्थान का क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है, ये संख्या तो नहीं पूछी जाती है, सिर्फ फैक्ट ही पूछा जाता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, सबको पता है। और थार मरुस्थल यहाँ स्थित है। राजस्थान क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? थार का मरुस्थल। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। कैसे याद रखेंगे आप? यदि आपसे पूछा जाता है कि थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपको बताना है राजस्थान। जो ये रा है
इस रा से क्या बन जाएगा? राजस्थान। जो थार के लास्ट में रा आता है इससे बनेगा राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। राजस्थान हमें पता है मरुस्थलीय भाग है, रेगिस्तानी इलाका है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और मरुस्थल ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है या नहीं होती है, ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं मरुस्थल। और यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य आपको याद रखना है कि क्या है? घूमर। खनिज संपदा, जिप्सम, संगमरमर और जिंक। राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ की राजधानी है जयपुर, यहाँ पर थार का मरुस्थल है, यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है घूमर। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में घूमर नृत्य यहाँ का फेमस है, सीरियल मूवीज़ वगैरह में इसको दिखाया जाता है। जिप्सम, संगमरमर, जिंक। और यदि खनिज की बात करें, वहाँ के जो खनिज संपदा की यदि हम बात करें तो है जिप्सम, संगमरमर और जिंक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? अभी हमने देखा सबसे बड़ा, अब हमें पता होना चाहिए सबसे छोटा। और यहाँ पर भी कैसे पूछा गया है? क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। करेक्ट आंसर गोवा। सबसे बड़ा हमने देखा राजस्थान एंड सबसे छोटा है गोवा। गोवा जैसा नाम ही है इसका, केवल इसमें 2 ही अक्षर आते हैं, गोवा। भारत का एक ही राज्य जिसमें 2 अक्षर आते हैं तो वो है गोवा, और ये सबसे छोटा राज्य है। फैक्ट्स देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी राजधानी क्या है गोवा की? पणजी। राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं व्यापम में, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको सभी राज्यों की और सभी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ याद होनी चाहिए। बहुत ये इजी हैं और लेकिन पूछी जाती हैं। पुर्तगाली उपनिवेश यहाँ 1961 तक रहा। जो गोवा है यहाँ पर पुर्तगालियों ने शासन किया है, और जो ये स्वतंत्र हुआ है गोवा कब हुआ है? 1961 में। गोवा का लिबरेशन डे पूछा जाता है, कब है? तो ये है 1961। प्रसिद्ध तट यहाँ पर हैं बागा और अंजुना। और प्रमुख उद्योग क्या है? बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? पर्यटन होता है। गोवा में बीच हैं, समुद्री बीच हैं, तो यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। बहुत सुंदर यहाँ के दृश्य हैं, तो लोग यहाँ पर वेकेशन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई उद्योग तो नहीं है, पर्यटन से ही यहाँ की अर्थव्यवस्था आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक किस ज़िले में है? अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में स्थित है। अनूपपुर ज़िला मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। फैक्ट्स देख लीजिए। अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर ज़िला। अमरकंटक है अनूपपुर ज़िला। और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भारत में 2 ही प्रमुख नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। पहली नदी है नर्मदा और दूसरी नदी है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियां हैं जो भारत में पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। फाइनली ये कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में। ये भारत का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर है अरब सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। इसकी प्रमुख परियोजना है इंदिरा सागर। नर्मदा नदी नदियों पर बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो जो इंदिरा सागर बांध है, ये परियोजना है, ये नर्मदा नदी पर है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी आपको बताना है, तो ये है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए। और नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसको हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। लंबाई, यदि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है तो आपको इसकी लंबाई पता होनी चाहिए। लंबाई है 1312 किलोमीटर। लंबाई आप लोग याद रखिएगा, 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। और हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और गंगा की लंबाई भी आपको याद रखना है 25 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है।
अभी मैंने बताया कि नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, और ये होशंगाबाद जबलपुर से गुजरती है। संगमरमर की घाटियाँ यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है। नर्मदा नदी का एक फेमस आपको वाटरफॉल जलप्रपात बताना है। भीमबेटका गुफ़ाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो भीमबेटका की गुफ़ाएं हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये फेमस हैं शैल चित्र के लिए। चट्टानों पर चित्र बनाए गए हैं, तो ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। वेट, भीमबेटका की गुफ़ाएं किस ज़िले में हैं? लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि भीमबेटका की गुफ़ाएं कहाँ पर हैं। रायसेन ज़िले में, ज़िला आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। जो रायसेन में भीमबेटका की गुफ़ाएं हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मानव जीवन और शिकार के दृश्य चित्रित हैं। जो यहाँ की शैल हैं, चट्टानें हैं, उनमें क्या बताया गया है कि जो आदि मानव का जीवन था वो कैसा था, कैसे वो लोग रहते थे, कैसा उनका जीवन यापन था, कैसे वो लोग शिकार करते थे, कैसे अपने त्यौहार मनाते थे, क्या उनकी जीवन की गाथाएं थी, वो सब हमें भीमबेटका रायसेन ज़िले में देखने को मिल सकती हैं। और मेरा ये मानना है हम सभी को जीवन में एक बार अवश्य ही भीमबेटका घूमने जाना चाहिए, ताकि हम अपने इतिहास के बारे में हमारा जीवन कैसे विकसित हुआ है, हम कैसे आदि मानव से विकसित हुए हैं वो जान पाएँ। तो हमें ज़रूर भीमबेटका जाना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन है जो भीमबेटका गया है और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। आपको इसका ज़िला याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ये तो सबको पता है कि बाघ है, लेकिन इसको नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो 1973 में। इसी टाइम पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी 1973 में, और उसी टाइम पे बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। टाइग्रिस लगा है ना, तो टाइगर से ये टाइग्रिस है। और ये आपको पता होना चाहिए, जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं इसमें जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है और दूसरा लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। देखिए पी यहाँ पर कैपिटल है एंड जो टी है यहाँ पर ये स्मॉल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं, इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बाघ हैं, इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं, सोया स्टेट बोलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। ये लिखा है ना 1973 में। उस टाइम पर हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और बाघों के संरक्षण के लिए उन्होंने ये परियोजना शुरू की थी। टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को प्राप्त है। जो हमारा मध्य प्रदेश है इसको टाइगर स्टेट होने का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बहुत शानदार फल है ये, और ये है हमारा आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम एक ऐसा फल है जो कि सबको ही पसंद है, सबको प्रिय होता है आम। आम का वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो। इंग्लिश में आम को क्या बोलते हैं? मैंगो। तो जो ये मैंगो है ये इसी से बना है, मैंगीफेरा इंडिका। भारत में सबसे अधिक उत्पादन है, बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं आम की, 1000 से अधिक किस्में हैं। बादामी, लंगड़ा, कलमी, ये सब क्या हैं? आम की किस्में हैं। यदि आपको पता है किस्में तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग आम की कितनी वैरायटियाँ जानते हैं, कितनी आप लोगों ने आम की वैरायटी को खाया है। मुग़ल शासक आम के शौकीन थे। हमारे जो देश में मुग़ल शासक हुए हैं वो आम के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे और आम को बोलते हैं फलों का राजा। आम को कहते हैं फलों का राजा। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये फेमस है बौद्ध स्तूप। बौद्ध के स्तूप यहाँ पर बनाए गए हैं और सांची से ही क्या निकलती है? जो कर्क रेखा है, हमें पता है कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से गुजरती है और ये सांची से भी गुजरती है।
रायसेन ज़िले में स्थित है। सांची कहाँ है? रायसेन में। और भीमबेटका भी कहाँ पर है? रायसेन में। ये दोनों पर्यटक स्थल कहाँ पर है? रायसेन में ही है। महान स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया। सांची का जो स्तूप है इसको किसने बनवाया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक ने। और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। एंड भीमबेटका को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। सांची के तोरण द्वार प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर तोरण द्वार लगे हुए हैं, वो काफ़ी फेमस है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर बताना है, वो भी जनसंख्या के आधार पर। तो ये है इंदौर। ये सबसे बड़ा शहर है, सबसे अधिक जनसंख्या है यहाँ की। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है इसको क्या कहते हैं? मिनी मुंबई कहते हैं। लगातार स्वच्छता में प्रथम। इंदौर को लगातार कई बार स्वच्छता अवार्ड मिल चुका है, कई बार ये प्रथम आया है। मालवा का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर क्या है? उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं। कपड़ा उद्योग है, जैसे जो रजवाड़ा है ये कपड़ा के लिए फ़ेमस है। और यहाँ का जो व्यंजन है पोहा जलेबी, जो कोई इंदौर में रहता है वो क्या खाता है? पोहा जलेबी। और यहाँ का जो ऐतिहासिक स्थल है राजवाड़ा है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी बताना है किसकी सहायक नदी है। सहायक नदी होती क्या है? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सहायक नदी क्या है। मान लो ये है हमारी गंगा नदी, और गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये मान लो हमारी है गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। तो यदि जब यहाँ इसमें जाकर के यमुना नदी ऐसे मिल जाएगी, जब इसमें गंगा के साथ यमुना बहने लगे, ये रेड वाली है यमुना नदी, तो उसी को बोलते हैं सहायक नदी। गंगा नदी बह रही थी और इससे आके मिल गई यमुना और साथ में बहने लगी, तो ये कैसी हो गई? बहने में सहायक हो गई। इसीलिए जो यमुना है गंगा की सहायक नदी है। मतलब जब प्रमुख नदी में कोई दूसरी नदी आकर के मिल जाए, कोई एक प्रमुख नदी है और उसमें कोई दूसरी नदी आकर के मिल जाती है तो उसको बोलते हैं सहायक नदी। एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा, जब गंगा में यमुना मिल जाती है तो इसको बोलते हैं, यमुना को क्या बोलते हैं? ये गंगा की सहायक नदी है। तो बताना है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी है किसकी सहायक नदी? यमुना की। याद रखना है, सहायक नदियों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को ये कभी याद ही नहीं हो पाती हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है। क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते ना, रटते हैं, आज रटा कल भूल गए। तो आपको रट्टा नहीं मानना है, मैप के थ्रू पढ़ना है आपको। जो ये नदियाँ वगैरह हैं इनको आप कोशिश कीजिए कि मानचित्र के थ्रू पढ़िए। आपके पास इंडिया का और मध्य प्रदेश का, वर्ल्ड का, ये सभी आपके पास मैप होने चाहिए। उद्गम इसका क्या है? चंबल का मऊ जिला, मध्य प्रदेश। यमुना में मिलती है। चंबल घाटी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो भिंड मुरैना का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या बनते हैं? बीहड़। जो ज़मीन में ये इस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, इनको बीहड़ बोलते हैं। चंबल जो अभयारण्य है, यहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण है। सिंचाई परियोजना है गांधी सागर बांध। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य पशु बताना है कौन सा है। तो ये है बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बारहसिंगा को स्वैम्प डियर कहते हैं। बारहसिंगा को क्या कहते हैं? स्वैम्प डियर भी कहते हैं। केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शुद्ध नस्ल है। जो मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर आपको शुद्ध नस्ल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। व्यापम ऐसे क्वेश्चंस पूछता ही है, बहुत सरल होंगे लेकिन पूछे जाते हैं। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये क्यों प्रसिद्ध है? झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, बहुत खूबसूरत झीलें हैं, जैसे बड़ा तालाब, छोटा तालाब, जो लेक व्यू। जो भी लोग भोपाल से बिलोंग करते होंगे या आप लोग कभी भोपाल विज़िट पर गए होंगे घूमने, तो आप लोगों ने लेक व्यू ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो जब भी जाएँ तो देखिए, लेक व्यू बहुत ही सुंदर झील है, बहुत प्यारी झील है। यहाँ भारत भारी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। भेल भी यहीं पर है। भेल कहाँ पर है? भोपाल में। याद रखना, ये खाने वाली भेल नहीं है, ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इंग्लिश में ये कहलाएगा, बी से बनेगा भारत, एच फॉर हैवी, ई फॉर इलेक्ट्रिकल्स एंड एल फॉर लिमिटेड।
और भीमबेटका व सांची पास में है। जो जब भी आप भोपाल जाएं तो आसपास आप सांची घूम सकते हैं, भीमबेटका घूम सकते हैं, ये सब रायसेन में ही स्थित है। और भोपाल से ही 30-35 किलोमीटर पर क्या है, भोजपुर प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राजा भोज ने। मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, संभाग की संख्या आपको बतानी है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो टोटल संभागों की संख्या है 11। 2023 तक मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, 11 संभाग हैं। ये डेटा कब का है, 2023 का, 11 संभाग हैं। प्रमुख संभाग जैसे उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका संभाग कौन सा है। प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो संभाग होते हैं क्यों बनाए जाते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प हो सके, प्रशासन की सुविधा के लिए इनको बनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर, भारत का सबसे बड़ा राज्य, अभी हमने देखा था इससे पहले क्षेत्रफल के आधार पर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर, तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जनसंख्या के आधार पर है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान। यदि क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य तो वो है राजस्थान, और जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये है हॉकी। हॉकी में भारत ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। हमारे पास 8 स्वर्ण पदक हैं हॉकी में। और ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। ये पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 लोगों की टीम होती है इसमें। हॉकी विश्व कप 1975 में भारत विजेता, जो 1975 में हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमारे भारत ने विजय प्राप्त की थी, हमारा भारत विनर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये है प्यारा प्यारा मोर, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसका आपको ईयर याद रखना ज़रूरी है। राष्ट्रीय पक्षी तो है लेकिन इसको कब घोषित किया गया, 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था। 1963 में। नर मोर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, इसे धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। और इसका आपको साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम पूछा जा सकता है, तो पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस ऐसे आप पढ़ेंगे, क्रिस्टेटस। और इसको 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है, तो ये उगता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, भारत के पूर्व में। यहाँ पर हम भारत का छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बस अच्छे से ड्रॉ हो जाए। ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और इस तरफ है गुजरात। तो जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है, यहाँ पर सूर्य दोनों ही स्थानों में जो सूर्योदय का अंतर है वो कितने घंटे का होता है, 2 आवर्स का, 2 घंटे का यहाँ पर गैप होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय 4 बजे होता है तो गुजरात में होगा 6 बजे। तो 2 घंटे का टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है वो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में है। तो सबसे पहले कहाँ पर उदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश है भारत के उत्तर पूर्व में, इसको बोलते हैं उगते सूर्य की भूमि, क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय सनराइज सबसे पहले होता है। डोंग गांव में सबसे पहले सूर्योदय, अरुणाचल में तो होता है लेकिन यहाँ का एक गांव है डोंग गांव। कौन सा गांव है, डोंग गांव। याद होना चाहिए कि अरुणाचल का एक गांव है डोंग गांव, यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। राजधानी अरुणाचल की है ईटानगर। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती है और इसकी बॉर्डर लगती है चीन, म्यांमार एवं भूटान। तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ये 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपको पता होना चाहिए वो देश है चीन, म्यांमार और भूटान। इसको कैसे याद रख सकते हैं, B फॉर भूटान एंड C फॉर चाइना, M फॉर म्यांमार, BCMMCB।
हाँ, ऐसे याद रखना, जो MCB होती है, MCB, इसकी ट्रिक हो गई आपकी MCB। M से म्यांमार, C फॉर चाइना, B फॉर भूटान। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का वट वृक्ष। वट वृक्ष को ही बरगद कहते हैं। इसकी जटाएं नीचे तक आती हैं, जो बरगद होता है उसकी जटाएं कैसी होती हैं? ऐसे नीचे तक लटकती रहती हैं। और इसका धार्मिक महत्व, इसी को अक्षय वट कहते हैं। बहुत सी महिलाएं हमारे देश में वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में छाया हेतु बहुत महत्वपूर्ण है ये। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा प्यारा तिरंगा है, इसको कब हमने राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 मतलब स्वतंत्रता के पहले, 15 अगस्त के पहले ही, आज़ादी मनाने से पहले ही 22 जुलाई 1947 को हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, जो हमारा तिरंगा है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये कि हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो ये है आपका 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947। तिरंगा केसरिया सफ़ेद हरा, 3 रंग है हमारे तिरंगे में, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग, और बीच में अशोक चक्र होता है नीले रंग का, जिसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं नीला? उसमें 24 तीलियां होती हैं। और इसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। और इसको हमने कब फहराया था? 15 अगस्त 1947 को। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है कान्हा, ऑप्शन नंबर ए। कान्हा टाइगर रिजर्व 2 जिलों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट में फैला हुआ है कान्हा टाइगर रिजर्व, और ये बारहसिंगा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक की प्रेरणा और 1973 में घोषित, पर्यटन हेतु प्रसिद्ध। भारत का संविधान कब लागू हुआ? अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी, राजनीति से रिलेटेड हैं। तो भारत का संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस के दिन ही। गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस, इंग्लिश में रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 2 डेट आपको याद रखनी है। एक है 26 नवंबर 1949, संविधान को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। 2 डेट आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। ये आप लोग रट लीजिए, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये बहुत पूछा भी जाता है। तो स्वीकार पहले कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत गणराज्य घोषित हुआ था इसी दिन 26 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके मुख्य शिल्पकार थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मतलब संविधान का ढांचा कैसा होना चाहिए, कैसा संविधान होना चाहिए, कौन से देश से हमने कौन सी चीज़ें ली हैं, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूछी गई है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है धूपगढ़, ऑप्शन नंबर ए। और धूपगढ़ कौन से पर्वत पर है? सतपुड़ा पर्वत में स्थित है। जो धूपगढ़ की चोटी है ये कहाँ पर है? सतपुड़ा पर्वत में, ऊंचाई 1350 मीटर और ये पचमढ़ी के पास है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हम अभी पढ़ चुके हैं, ये है थार। ये है कौन सा? थार, और ये स्थित है राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा बांध, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा बांध, तो ये है टेहरी बांध, और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये उत्तराखंड में स्थित है।
टेहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। टेहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। गंगा को ही जब ये उत्तराखंड से निकलती है तो गंगा नदी को ही भागीरथी नदी बोलते हैं। और ये जल विद्युत उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक है। टेहरी बांध इसकी क्या विशेषता है कि इससे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जल विद्युत उत्पादन। एशिया का सबसे ऊंचा बांध और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के आधार पर। फिर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वन क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, एक पूछा जाता है क्षेत्रफल के आधार पर, एक पूछा जाता है जनसंख्या के आधार पर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वन क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वन क्षेत्र के आधार पर सबसे आगे है मध्य प्रदेश। कुल वन क्षेत्र है हमारे पास 77,493 वर्ग किलोमीटर और ये डेटा कब का है? 2023 का। यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा और बांधवगढ़ है। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा और बांधवगढ़। सागौन की लकड़ी यहाँ पर अधिक मिलती है और ये टाइगर स्टेट है, सोयाबीन स्टेट है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट तो नहीं हुआ है, ये दूसरा है। वो था हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब क्वेश्चन को फिर से बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। क्या लिखा है? मध्य प्रदेश लिखा है और राज्य पक्षी लिखा गया है। सभी राज्यों के अपने अलग अलग राज्य पक्षी होते हैं। तो ये है धौलाधारी बगुला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप इसका आंसर जल्दबाजी में मोर लगा सकते थे, जबकि जो मोर है, मोर क्या है? मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि यहाँ पर पूछा गया है क्या? मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी। तो मध्य प्रदेश का है धौलाधारी बगुला सारस क्रेन। सारस क्रेन विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। ये सबसे बड़ा विश्व का ऐसा पक्षी है जो उड़ सकता है और इसकी लंबाई होती है 1.8 मीटर। संरक्षण की आवश्यकता है, धान के खेतों में इनका निवास होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप बताना है, तो ये है मिडल अंडमान, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान। ये भारत का सबसे बड़ा मिडिल अंडमान, अंडमान व निकोबार समूह में स्थित है। मिडिल अंडमान, यहाँ पर हम अंडमान और निकोबार की लोकेशन देखते हैं। इस तरफ है अरब सागर, ये है अरब सागर, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और यहीं बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान एवं निकोबार द्वीप स्थित है। यहाँ घने उष्णकटिबंधीय वन है और पोर्ट ब्लेयर नज़दीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, तो ये है उज्जैन महाकुंभ। महाकाल की नगरी में लगता है उज्जैन महाकुंभ। ये सबसे बड़ा मेला है, हर 12 वर्ष में आयोजित है। ये 12 वर्ष के बाद में यहाँ पर लगाया जाता है और इसको ही बोलते हैं सिंहस्थ भी कहते हैं। 4 स्थानों में से एक स्थान कौन सा है? उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को पद ग्रहण किया। हमें पता है हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था और उस टाइम पर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये काफ़ी लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। भारतीय योजना आयोग के संस्थापक, और उसी टाइम पर क्या आया था? योजना आयोग। और इनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो है पंचशील सिद्धांत। और जवाहरलाल नेहरू को ही चाचा नेहरू कहते हैं और इन्हीं की याद में हम 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए शिक्षक दिवस हम किसकी याद में मनाते हैं? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये है भोजताल, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये स्थित है भोपाल में स्थित है। ये भोपाल में स्थित है और राजा भोज द्वारा निर्मित है। भोपाल में राजा भोज ने शासन किया, हमें पता है, और इसको ही बोलते हैं अपर लेक या बड़ा तालाब।
ये अपर लेक है। पेयजल का प्रमुख स्रोत और नौकायान यहाँ पर प्रमुख है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वेट, क्या हो रहा है? ये आज के हमारे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एग्ज़ाम तक हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।